शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी और मैं हूं डिम्पी कालरा। फटाफट से आज के ट्रिगर्स देख लेते हैं। आज के अहम ट्रिगर कौन कौन से। पहले तो ग्लोबल मार्केट बिल्कुल सुस्त है। ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा खराब है तो बहुत ज़्यादा बेहतर भी है, ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा। बिल्कुल मिले जुले संकेत हैं। एशिया के कुछ बाजार ठीक है तो यूएस के अंदर कल हमको सपाट जैसी क्लोजिंग मिली है। हाँ, डॉक्टर रेड्डीज को लेकर एक अच्छी खबर आई है। इंटरेस्टिंग डॉक्टर रेड्डीज को लेकर है क्योंकि इसकी जो हैदराबाद की जो यूनिट है जहाँ पे पहले 11 पत्तियां हुआ करती थी, अब बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई है और इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। 2800 के ऊपर वैसे भी है शेयर, तो आज ध्यान रखें इस शेयर के बाद। इसके पूरा एनालिसिस हम करेंगे। विप्रो के नतीजे आज हैं, दोनों कंपनीज के नतीजे। इन्फोसिस के तो कमजोर रहे बल्कि टीसीएस के बिल्कुल अनुमान के मुताबिक रहे, लेकिन आज विप्रो की बारी। लेकिन विप्रो बायबैक के साथ नंबर्स भी लेके आ सकता है क्योंकि आज बायबैक को लेकर भी बैठक है। पॉलीकैब की शानदार लिस्टिंग हो सकती है, इसको लेकर पहले भी इन्वेस्टमेंट हमने आपको बताया था कि ज़रूर कीजिएगा। आपको लिस्टिंग गेन के अलावा अच्छा वैल्यूएशन भी मिलेगा। और आप देखिए इंस्टीट्यूशनल्स की जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े आए हैं वो ज़बरदस्त है, जो आज आपको लिस्टिंग गेन के तौर पर कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे। तो 4 अहम आंकड़ों के साथ, 4 अहम ट्रिगर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। फटाफट से देख लेते हैं आज के ग्लोबल मार्केट के संकेत। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, जब पॉलीकैब की इतनी बात हो ही रही है, उसके आंकड़ों की बात हो ही है, तो सबसे पहले आज प्राइमरी मार्केट से शुरुआत करते हैं, फिर सेकेंडरी मार्केट पे आते हैं। सर ठीक है ना? बिल्कुल। तो पहले फिर पॉलीकैब के बारे में बताएं। ये तार बनाने वाली कंपनी जिसका इशू करीब 538 रुपये का था जी, लेकिन अब आंकड़े बहुत शानदार हैं इसके। बिल्कुल। और रेस्पॉन्स जिस तरह से क्यूआईबी कैटेगरी में मिला और लगभग 92 गुना, एचएनआई कैटेगरी में 110 गुना इशू भरा। और अच्छी बात है कि रिटेल कैटेगरी में ज़्यादा नहीं भरा। हालांकि हमारा जो अंदाजा था, हमने कहा था कि 15% के आसपास के लिस्टिंग गेंस मिलेंगे और उस बात पे मैं अब भी कायम हूँ। मुझे लगता है कि 15% के आसपास गेंस के साथ लिस्टिंग होनी चाहिए। 538 रुपये पर इशू का प्राइस किया गया हायर बैंड पर, और मेरा ये मानना है 625 रुपये के आसपास इशू लिस्ट होना चाहिए। कहीं कहीं 600 से 625 रुपये, इनफैक्ट 625 के शायद नज़दीक ही इशू लिस्ट होता हुआ नजर आए। तो 625 पर लिस्ट होगा। अब दो तरीके से इसे ट्रेड किया जा सकता है। पहला तो वो कि वो इन्वेस्टर जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग पर पैसा कमाने के लिए आज से इस इशू में पैसा लगाया, 15% का गेन था, 625 रुपये अच्छा लेवल है जहां प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि लिस्टिंग के बाद और फॉलोअप खरीदारी आ सकती है। ऐसे में आप 600 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर इसे होल्ड करें। ठीक है, तो थोड़ी और अगर बढ़त बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जनरली मैं आईपीओ को ट्रेड करने का वही तरीका बताता हूँ कि लिस्टिंग के बाद अगर फॉलोअप बाइंग आ जाए, और जो आ सकती है, क्योंकि आप देखिए जिस तरह का रुझान आपने रेल विकास निगम में देखा, जिस तरह का रुझान कल मेट्रोपोलिस में देखा, फिर से अच्छी क्वालिटी के आईपीओ में लोगों का इंटरेस्ट आता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में पॉलीकैब को आप एक अच्छी क्वालिटी के आईपीओ में रखते हैं, अच्छा बिजनेस है, अच्छी ब्रांड है, अच्छा पेरेंटेज है, वैल्यूएशन आकर्षक है, तो यहाँ से भी बढ़त बन सकती है। तो मेरी ये सलाह होगी कि आप 600 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और होल्ड कीजिए। 600 के नीचे जाए तो आप ये समझ लीजिए कि भाई मेरे 60-62 रुपये बने, मुनाफा आ गया, ठीक है। लेकिन जो लोग शॉर्ट से मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं, उन्हें मुझे नहीं लगता कि बेचने की जल्दबाजी करनी चाहिए। उनके लिए इशू प्राइस स्टॉप लॉस है, या फिर यूँ कहते हैं कि 575 स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इन्वेस्टर्स को होल्ड करना चाहिए। 575 का स्टॉप लॉस लगाकर आप होल्ड कीजिए अपसाइड के लिए, यहाँ से भी और तेजी बनेगी। तो जो प्योरली लिस्टिंग पर बेचना चाहते हैं वो 600 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, जो इन्वेस्टर से 575 का स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड के लिए इसे होल्ड करें। पॉलीकैब आज आपको अच्छा मुनाफा कमा कर देगा। अच्छा ठीक है सर, ये प्राइसिंग की बात तो हुई, लेकिन अब जब ये कह रहे थे ना कि रिटेल में उतना अच्छा पार्टिसिपेशन नहीं है बट इंस्टीट्यूशनल के अंदर, इसको ये अच्छा होता है या बुरा माना जाता है? अलॉटमेंट ज़्यादा मिलेंगे। एक डिम्पी में इसमें एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ, और ये आंकड़ा मैं अपने 25 साल के अनुभव से बता रहा हूँ, जो मैं 94-95 से लगातार आईपीओ को ट्रैक कर रहा हूँ। आमतौर पर आप देख लीजिएगा, किसी भी कंपनी का आईपीओ जब आता है, उस आईपीओ के एम्प्लॉय कोटा भी होता है, जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आमतौर पर एम्प्लॉयज़ कोटा जो होता है वो अंडर सब्सक्राइब रहता है, बहुत मुश्किल से भरता है, या नहीं भरता, या भरेगा तो एक आध गुना सर ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं उसके बाद भी नहीं भरता? नहीं, एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट नहीं भी होता है, कई बार सेम प्राइस पर लेना पड़ता है, डिस्काउंट ना हो। लेकिन नहीं भरने के पीछे कारण ये होता है कि आमतौर पर एम्प्लॉय अपनी कंपनी को बहुत अच्छा नहीं समझते हैं, बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। आप रोज़ जहाँ काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी कमियां खराबियां दिखती है जो बाहर वालों को नहीं दिखती या नज़रअंदाज हो जाती है। इसलिए एम्प्लॉय कोटा कभी बहुत मुश्किल से बढ़ता है। और ये चीज़ मैं आपको बताऊं, ये चीज़ मैंने उस ज़माने में अच्छे आईपीओ में, मारुति टाइप के आईपीओ में भी देखी हुई है। अच्छी ट्रिक बता रहे हैं। हाँ, इस आईपीओ में एक चीज़ देखिए आप, एम्प्लॉय कोटा 3 गुना भरा है, ये बड़ी बात है। कुछ आंकड़े आपको है ना, ये है ना, इस कंपनी के प्रति इसके एम्प्लॉयज़ का जो कमिटमेंट है, लॉयल्टी, वो दिखाता है। हाँ। क्या एम्प्लॉयज़ को विश्वास है कि हमारी कंपनी अच्छी कर रही है?
अगर उनको विश्वास है, ये कुछ कुछ छोटी चीजें होती है, ये कॉमन सेंस वाली चीजें हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी ये शायद। अच्छी ट्रिक है, बहुत हाँ, बढ़िया है। और ये मैं कई सालों से, कई सालों, 20 सालों से मैं इस चीज को ट्रैक कर ये रहा हूँ। कैसे पता लगेगा कि एम्प्लॉयज ने पूरा भरा है, कहाँ पे नहीं, हमको पता लगेगा? एम्प्लॉय कोटा भी आपका कितना गुना भरा है इसमें आया है ना, अच्छा, इसकी 3.16। डिटेल आती है पूरी? हाँ हाँ बिल्कुल, 3 गुना से ज्यादा एम्प्लॉय कोटा भरा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक एम्प्लॉय जैसे अनिल सिंह जी 100 शेयर के लिए एलिजिबल है, वो 300 की एप्लीकेशन कर रहा है, या जितना भी मैं लगाना चाहूँ लगाऊं, तो ये एक बड़ी चीज़ है कि एम्प्लॉय कोठा में एम्प्लॉय लगा रहे हैं। ये कंपनी के मैनेजमेंट के प्रति उनके एम्प्लॉयज़ का विश्वास भी दिखाता है। अल्टीमेटली तो देखिए, मैनेजमेंट तो डायरेक्शन देगा, काम तो एम्प्लॉय करेंगे, है ना। तो मैं ये कई बार ऐसी छोटी चीज़ें पकड़ता हूँ जिससे मुझे ये समझ में आता है कि उस कंपनी से जुड़े हुए लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। तो मुझे लगता है पॉलीकैब एक बढ़िया दमदार लिस्टिंग होगी, इसमें आपको पैसा बनेगा। इन्वेस्टर 575 और शॉर्ट टर्म ट्रेडर या लिस्टिंग पर मुनाफा कमाने की इच्छा रखने वाले लोग 600 का स्टॉप लॉस लगाएं। 600 का लगाना है। अच्छा सर, ये जो पॉलीकैब जब लिस्टिंग 625 के आसपास होगी, 625 के आसपास की लिस्टिंग है, 600 ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस, 575 इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। अच्छा, इससे पूरे सेक्टर पे कोई फर्क पड़ेगा इतनी दमदार अच्छी लिस्टिंग होने से? कुछ और केबल वाली कंपनीज देखिए भी पड़ेगा, लेकिन पढ़ना नहीं चाहिए। पॉलीकैब है और दूसरी कंपनियां। और पॉलीकैब अगर इतना अच्छा लिस्ट हो रहा है तो इसलिए नहीं हो रहा है कि बाकी कंपनियों के मुकाबले में ये महंगा होने के बावजूद बाकी कंपनियों के मुकाबले में सस्ता है। इन्होंने इसकी इशू की प्राइसिंग सही की। मैं है ना उन मैनेजमेंट को खास तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको उनकी समझदारी को दाद देता हूँ कि आप 5-10% वैल्यूएशन सस्ता कर लीजिए, मार्केट आपको 20% देता है, और यही आप 5% ज़्यादा लेने के चक्कर में पड़ते हैं तो मार्केट आपको 20% नीचे कर देता है। एक बार आप इश्यू प्राइस के नीचे लिस्ट हुए और ट्रेड करते रहे, उसके बाद है ना वो आपकी कभी जिंदगी में इन्वेस्टर्स के बीच में इज्जत नहीं बनेगी जो बननी चाहिए। और पहले दिन आपने जो धमाकेदार लिस्टिंग की, अब होगा क्या देखिए, इसमें क्या था, 950 करोड़ तो ऑफर फॉर सेल के जरिए इन्वेस्टर्स और प्रोमोटर्स ने जुड़ाए और 400 करोड़ का पब्लिक इशू आया, ठीक है। 400 करोड़ कंपनी में गए, 950 करोड़ प्रोमोटर को गए। अब प्रोमोटर क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको 10% और ऊपर कर देते, तब भी इशू भर जाता, कोई बड़ी बात नहीं। 538 के बजाय आप 588 कर देते, ठीक है। कितना ज़्यादा मिलता आपको, 950 करोड़ के बजाय 1000 करोड़, 1025 करोड़, 75 करोड़। लेकिन आप ये देखिए 50-75 करोड़ एक्स्ट्रा लेने के चक्कर में आप उस मार्केट कैप का नुकसान कर देते जो कि आपके लिए बहुत बड़ा बन सकता है। तो वो समझदारी का काम किया है। तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि आप जो लिस्टिंग पेयर्स हैं, जो ऑलरेडी कंपनियां लिस्टेड है इसी कारोबार में, उनसे आप 10 से 15% वैल्यूएशन सस्ता कीजिए। पक्के तौर पे लिस्टिंग के दिन जो पुरानी कंपनियां हैं जिस वैल्यूएशन पर ट्रेड करे उसके ऊपर जाकर आईपीओ ट्रेड करना शुरू हो जाएगा। और आपको क्या चाहिए, अगर आप अपने सेक्टर में सबसे महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं तो ये सम्मान की बात है। तो यही करना चाहिए, ये सही स्ट्रेटेजी है प्रमोटर्स की। जो समझ जाए तो ठीक है, और जिसको खाली पहले दिन का थोड़ा लालच है 25-50 करोड़ में ले लूँ, तो फिर तो मार्केट पनिश करता है। और ऐसा नहीं कि खाली इनको करता है, आपने ये पनिशमेंट एल&टी की कंपनियों में देखा है, ये पनिशमेंट आईसीआईसीआई ग्रुप की कंपनियों में देखा है, जो महंगे वैल्यूएशन पर लिस्ट हुए उसके बाद काफ़ी वक्त लगा उन्हें ऊपर आने में। तो मैं ये कहता हूँ कि लिस्टिंग पर हमेशा मुनाफा छोड़ना चाहिए, और पॉलीकैब ने इस मामले में अच्छा काम किया। ठीक है, इंटरेस्टिंग। और ये बात ठीक भी है कि बड़े बड़े ब्रांड के शेयर भी फुस हो जाते हैं, लेकिन कई बार आप वैल्यूएशन अच्छी करें तो आपको फ़ायदा मिलता है। ये पॉलीकैब की सब्सक्रिप्शन के आंकड़े और जो अच्छी सी आपने आज बात बताई कि ट्रिक है ये समझने की कि उनके अपने एम्प्लॉयज़ का कोटा कितना भर रहा है, ये भी देखने वाली बात है। ठीक है, आज इसकी जब लिस्टिंग होगी ना उसके बारे में तब वो और बातचीत करेंगे, लेकिन अब ग्लोबल मार्केट से करते हैं शुरुआत। सर, ग्लोबल मार्केट आपको न्यूट्रल दिख रहा है? संकेत न्यूट्रल है, कोई खास बड़ा उतार चढ़ाव नहीं है। अमेरिका में सुस्त कुछ क्लोजिंग हुई, लेकिन निचले स्तरों से ऊपर उठकर डाउ दिन के हाई पॉइंट पर बंद हुआ है। हांगकांग 101 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, हल्की कमजोरी है, वापस अच्छा ऊपर आ गया, 40 पॉइंट ऊपर है। करेंसी मार्केट में हमें हल्की कमजोरी दिखी है, 2 दिनों में 40-50 पैसा हम कमजोर हो गए हैं। क्रूड जैसा तरह से तो मेरे लिए डेटा ग्लोबल मार्केट्स की न्यूट्रल है। एफआईज और डीआईज ये दोनों डेटा पॉजिटिव साइड पर आए, बड़े दिनों बाद दोनों डेटा एक साथ पॉजिटिव साइड पर आए, ये एक अच्छा संकेत है। वायदा कारोबार के डेटा में न्यूट्रली रख के चल रहा हूँ। सेंटीमेंट और ट्रेंड कल भी पॉजिटिव था, आज और पॉजिटिव है, ये आपके लिए सारे संकेत हो गए। अब आइए लेवल्स। 11,700 निफ्टी के लिए ये आज निर्णायक लेवल होगा, जहां से हम 10 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं। और बैंक निफ्टी पर 30,150 निर्णायक लेवल होगा, जहां से हम 50 पॉइंट नीचे बंद हुए। अब आप ये कहेंगे कि मैंने ऊपर के लेवल क्यों रखे हैं क्लोजिंग पे, थोड़ा एम ऊपर रखना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं कि हम 11,700 के नीचे ट्रेड करेंगे तो कोई खराब है, लेकिन 11,700 के ऊपर ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छे हैं।
30,150 के ऊपर ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छे। कल आपने देखा होगा बैंक निफ्टी पर हमारा बाय कॉल आया था 30,000 पार होने के बाद। 30,150 का टारगेट था, एग्जैक्टली 30,163 का हाई बना है। इसलिए आज 30,150 के ऊपर टिक कर ट्रेड करेंगे तो आपके लिए अच्छी मजबूती का संकेत और ज़्यादा आता हुआ दिखेगा। जहाँ तक रेंज का सवाल है, 11,650 11,750 निफ्टी के लिए छोटी रेंज है, और इस रेंज के बाहर निकले तो 50 पॉइंट और गिन लीजिए, संभावना कम है। 11,600 से लेकर 11,800 इस रेंज को आपको करना है ट्रेड। अब आइए बैंक निफ्टी। 30,000 30,250 बैंक निफ्टी की ये छोटी ट्रेडिंग रेंज है जिस पर आप फोकस कीजिए। मीडियम रेंज जो बनती है 29,900 से लेकर 30,350 की, और एक्सट्रीम रेंज जो है वो 29,800 से लेकर 30,425 की ये रेंज है जिस पर आज आपको फोकस करना है। रेंज क्रिस्टल क्लियर है, हर एक लेवल पर निफ्टी रुक रुक कर चलेगा, बैंक निफ्टी भी चलेगा लेकिन रुक रुक कर चलेगा। स्पीड आपको वो पहले वाली नहीं मिलेगी। उसकी वजह बता दूं, पहले जब आप इन लेवल्स पर पहुंचे थे तब पहली बार पहुंचे थे, अब जब वापस पहुंच रहे दूसरी या तीसरी बार पहुंच रहे हैं तो आप रुक रुक कर चलेंगे, क्योंकि जो लोग अटके हुए हैं ऊपर के लेवल पे, जिनकी पोजीशन है वो अपने भाव आते ही थोड़ी एग्जिट भी करते हैं। तो अब आपके पास, पहले वो कहता है ना ब्लू स्काई जोन होता है, खुला आकाश, कोई लेवल नहीं है, जहाँ जाना है जाओ। अब आपके पास हर जगह लेवल है तो आपको पता है कि रुकना कहाँ है, तो वो रुकावट के लेवल भी साफ साफ दिखते हैं। तो बढ़ना है, धीमे धीमे बढ़ना है। ठीक है, ये 29,800 से लेकर 30,425 ये रेंज है। अब आते हैं सर लॉन्ग पोजीशंस पे, लेकिन लॉन्ग पोजीशंस जिनके पास में निफ्टी की खड़ी है ना जी, उनके लिए एक एडिशनल क्वेश्चन मेरा ये भी है कि अब छुट्टियां भी हैं, कल छुट्टी है, फिर एक दिन की वर्किंग है, फिर छुट्टी है। कल की छुट्टी से कुछ फर्क नहीं पड़ना, नहीं पड़ेगा। फ्राइडे की छुट्टी से फर्क पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन का लंबा वीकेंड हो जाएगा। तो कल की छुट्टी तो आप इग्नोर कर लीजिए, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, क्योंकि परसों आपको ओपन होना है, परसों आपकी वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी भी है। तो परसों के बाद आप जो फ्रेश पोजीशन बनाएंगे वो सोमवार को बनाना ठीक है, क्योंकि 3 दिन का लंबा वीकेंड थोड़ा बड़ा होता है। एक आध दिन की छुट्टी तो चल जाती है, खास दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कल तो आज इस, लेकिन हाँ ये चीज़ सही है, और डिम्पी इसको देखते हुए मैंने है ना जो स्टॉप लॉसेज है वो छोटे दिए हैं। इंट्राडे के लिए निफ्टी पर स्टॉप लॉस 11,650 का है और क्लोजिंग बेसिस पर 11,600 का है। ये दो स्टॉप लॉस आप नोट करिए। 11,600 के नीचे बंद हो, ज़्यादा सेफ रहना चाहें तो 11,575 लिख ले, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 11,600 के नीचे की भी क्लोजिंग मिलेगी, तो 11,600 भी काफ़ी है आपके लिए। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस से 30,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो आप तेजी की पोजीशन कम कर लें। 29,900 के नीचे बंद हो तो तेजी की पोजीशन कम कर लीजिए। अब आइए शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट्स में देखिए, इंट्राडे में तो आपका शॉर्ट का, इंट्राडे का और क्लोजिंग बेसिस का शॉर्ट का स्टॉप लॉस जो है वो 11,700 था। अब कल 11,704 हाई बनाया है। अगर कल किसी ने ट्रिगर कर दिया तो ठीक, नहीं किया तो आज 11,700 के ऊपर खुले तो ट्रिगर कर लीजिए। इंट्राडे में आपकी शॉर्ट पोजीशन का स्टॉप लॉस हो गया है ट्रिगर। और फिर भी जिसको बहुत सेफ रहना है कि नहीं मैं अभी थोड़ा और चांस लेना चाहता हूँ शॉर्ट में, 11,761 लाइफ टाइम हाई का लगा लीजिए। यहाँ से 71 पॉइंट का आपका 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। अब भी आपको रखना है तो वैसे 11,700 के ऊपर हट जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई, मैं बताता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, शॉर्ट करने वाले अड़ियल ढीठ होते हैं, वो जल्दी से काटते नहीं काटेंगे तो फिर आप लाइफ टाइम हाई का स्टॉप लॉस रख लीजिए। मेरे हिसाब से तो 11,700 पर काट ले तो ठीक भी है, कोई दिक्कत नहीं है, डिसिप्लिन रखना चाहिए। ठीक है। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो चुका है। 30,100 हमने दिया था। हाँ। कल 30,100 के ऊपर ही क्लोजिंग मिली, 30,104 की, और 30,100 के ऊपर कल काफ़ी वक्त ट्रेड भी किया, तो आपका स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में इस वक्त आपकी शॉर्ट पोजीशन हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आपके हिसाब से है तो फिर आप जाने, है ना। कल हमने तो सुबह ही आज के 2000 में दे दिया था लेने की, 2000 में भी दिया था, और ये लेवल्स भी आपको अच्छी तरह से बताए थे कि किस लेवल से आपको बाहर भी आ जाना है। खैर, अब बनानी नई पोजीशंस। डिम्पी, नई पोजीशन बनाने में निफ्टी में दो चीज़ें, या तो आप ये समझ लें कि 11,700 के ऊपर ही खुल रहे हैं और खरीदना है, तब तो 11,650 आपका स्टॉप लॉस हो गया। लेवल्स आज मैंने 3 बड़े इंटरेस्टिंग निकाले हैं, 11,715, 11,735 और 11,760। 15, 35, 60। अच्छा, तीनों की इंपॉर्टेंस बता दूं। 11,760 तो लाइफ टाइम है, ये 11,761, 11,738 पर 28 अगस्त 2018 को हाईएस्ट क्लोजिंग मिली हुई, तो उससे 2-3 पॉइंट नीचे। 11,713 पर पिछली बार हम जब निफ्टी पर लाइफ टाइम हाई पर पहुंचे थे तो हाईएस्ट क्लोजिंग हमें 11,713 की मिली थी, तो 11,710-15 एक वो लेवल है जहां पर आपको शायद रुकता हुआ नजर आए, तो उस लिहाज से 3 लेवल निकाले। अगर कमज़ोर खुल जाएं किसी भी वजह से तो 11,650 बहुत बढ़िया एंट्री पॉइंट है, अगर मौका मिले तो 11,650 एंट्री पॉइंट होगा तो फिर 11,600 स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन चूंकि अभी हम ये उम्मीद करें कि ऊपर ही खुलेंगे, इसलिए स्टॉप लॉस 11,650 दिया है। शॉर्ट करना चाहिए, चांस ले सकते हैं एग्रेसिव ट्रेडर्स, छोटे मुनाफे के लिए, बड़ी कमजोरी की आशंका नहीं है। तो 11,750 लाइफ टाइम हाई के आसपास एक बार शॉर्ट करें, 50 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और 85 पॉइंट का मुनाफा भी।
11,800 स्टॉप लॉस है, 11,700 टारगेट है, ना भी करें तो चलेगा। ठीक है। अब सर जरा बैंक निफ्टी पोजीशन से लेनी तो फिर बैंक निफ्टी में दो चीज़ें हैं, एक तो ये भी है कि आप 30,000 का स्टॉप लॉस रख के भी खरीद सकते हैं अगर गैप से खुल रहे हैं। दूसरा है कि 30,000 के नज़दीक मिले तो बहुत ही बढ़िया, तब स्टॉप लॉस आपका 29,900 हो जाता है। सेफ स्टॉप लॉस तो 29,900 है देखिए, लेकिन अगर गैप से खुल जाए, कल का हाई क्रॉस कर लें 30,163, तो फिर 30,000 का स्टॉप लॉस कर लें। ठीक है, 30,200, 30,300, 30,400 3 टारगेट के लिए बैंक निफ्टी को आपको खरीदना है। सब बेचना भी है, 100% बेचना है। 30,400, 30,500 की रेंज में आए बेचिए, बिल्कुल बेचिए। और मैं वायदा कारोबार के डेटा में आपको बताऊंगा कि क्यों बेचना है। निफ्टी में वो कॉन्फिडेंस नहीं है बेचने का जितना बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंस है ऊपर के लेवल पे बेचने का। 30,650 लाइफ टाइम हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। 30,350, 30,250 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी को जरूर बेचना है। ठीक है, तो टारगेट होगा इसमें 30,250 तक का। जी। ठीक है, अब आते हैं सर जरा आप एफ आईज की और बात ही करे थे। अच्छा, एक जो विक्स है 21.5 का कोई दिक्कत तो नहीं ना? थोड़ा हायर साइड पे है, उतार चढ़ाव बढ़ने के संकेत तो दे रहा है, लेकिन मेरा ये समझना, मैं थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल ले रहा हूँ। विक्स भी अगर यहाँ से 5-7% और बढ़ जाता है, 22.5-23 की रेंज में आ जाए, तो वहाँ से विक्स भी ठंडा हो जाएगा, बहुत डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, आप सर जरा एफ आईज और एफ एंड ओ की बात बड़े दिनों बाद एफ आईज ने और घरेलू फंड दोनों ने मिलकर कैश मार्केट में खरीदारी की है। 713 करोड़ की खरीदारी एफ आईज की है, 581 करोड़ के घरेलू फंड ने। हालांकि कुछ ब्लॉक डील्स हैं, लेकिन उसके बावजूद पैसा तो पैसा है, डिम्पी आया तो है ही है। हाँ, एफ आईज ने जरूर कैश में खरीदारी के सामने इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेचे और स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे। 222 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, 270 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं, लेकिन फिर भी नेट 700 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा बढ़ा है, इसलिए एफआईएस के आंकड़े पॉजिटिव है। घरेलू फंड ने दमदार खरीदारी की है 581 करोड़ की, इसलिए उनके आंकड़े पॉजिटिव है। ठीक है सर, एफ एंड ओ के हिसाब से पहले जरा निफ्टी के आंकड़े। निफ्टी में इस समय ये जो निर्णायक लेवल है, अब हम 11,700 की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, पक्का क्यों कर लेंगे, और अब 600-650 से डर क्यों नहीं लगेगा? निर्णायक लेवल 11,700 इसलिए है डिम्पी की 11,700 के पुट पे है 26 लाख शेयर मंथली और वीकली मिलाकर, और 11,700 के कॉल्स पे हैं 33 लाख शेयर। अब जैसे आप 11,700 अच्छा 11,700 वीकली वाले डेटा में भी कॉल्स पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो 11,700 के ऊपर आप निकल कर ट्रेड करना शुरू करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। किसकी आएगी? जिन लोगों ने 11,700 के कॉल्स बेचे हुए हैं वीकली एक्सपायरी में, और वहाँ 33 लाख शेयरों का टोटल मिलाकर ओपन इंटरेस्ट भी, इसीलिए 11,700 निर्णायक लेवल है। हो सकता है आपको बाजार बहुत ज़्यादा वक्त, मतलब मैं आपको एकदम छोटी रेंज देना चाहूँ, 11,680, 11,715 कितनी हुई है रेंज? 35 पॉइंट की। 35 पॉइंट होगी। हो सकता है बाजार आज आधा दिन इस 35 पॉइंट की रेंज में निकाल दे। अच्छा, आप थक जाएंगे। 11,680 के 75 के नीचे, 80 के नीचे नहीं जाएगा, और 11,715-20 के ऊपर नहीं जाएगा, और पूरा दिन भी निकाल दे, आखिरी 1 घंटा आधा घंटा छोड़ दें, बाकी पूरा दिन हो सकता है ये 40-50 पॉइंट की रेंज में निकाल दे। डेटा बता रहे हैं तो बोरिंग हो जाएगा सेशन फिर? हाँ बोरिंग हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक होगा। कैश के स्टॉक्स में देखना आप, एक्शन होगा, लेकिन ये रेंज हो सकती है। डेटा दिखा रहा है कि 11,700 के इर्द गिर्द 20 पॉइंट इधर 20 पॉइंट इधर में दिन निकालने हैं इसको, जबकि आप देखिए विक्स इतना हाई है। मैं विक्स पे कॉन्ट्रा कॉल ले रहा हूँ। हाँ, आप कह रही कौन रहे हैं? हाँ, ये हो सकता है, और ये मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग बता रही कि रेंज में 30-40 पॉइंट की रेंज में बाजार वक्त निकाल दे, बाद में एक मूव दे, शायद सेकंड हाफ में पॉसिबल हो सकता है, देखते हैं। तो पॉइंट ये है 11,600 इसलिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 39 लाख शेयर पुट में है, और 11,800 35 लाख शेयर, तो आपकी दो गोल पोस्ट हो गए, 11,600 11,800, उसके बीच में 11,700 पर आता है। ठीक है, ये निफ्टी में खाली एक ही दिक्कत है, थोड़ी प्रीमियम जैसे ऊपर आते हैं घट जाती है। 60 पॉइंट वाली प्रीमियम घटकर 37 पॉइंट रहेगी, तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स निफ्टी फ्यूचर्स में उतना पैसा नहीं बना सकते जितना बनाना चाहिए। वही हाल बैंक निफ्टी का भी 124 पॉइंट से प्रीमियम घटकर 83 पॉइंट रह गई, यानी 40 पॉइंट तो आपके ऐसे ही चले गए तेजी करके प्रीमियम से। अब बैंक निफ्टी सर, नहीं, बैंक निफ्टी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहली चीज़ तो ये कि इसको 30,000 के नीचे जाना नहीं चाहिए। 30,000 के नीचे जाना शुरू करेगा तो कमजोरी का संकेत देगा, और फिर सीधा आपके लिए बड़ा सपोर्ट 29,800 पर आता है। तो 29,800 से 30,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और गुरुवार तक मुझे नहीं लगता कि ये रेंज तोड़ेगा। तो आपके लिए एक्सपायरी के लिहाज से रेंज बहुत साफ निकल कर आ रही है। सपोर्ट रेंज 29,800 से 30,000 है, उसमें 29,900 पर भी पहले अच्छा सपोर्ट है। 30,000 के नीचे जाएंगे तो ही आपको सोचना है कि हम कमज़ोर हो रहे हैं, उसके पहले तो सोचना ही नहीं। अब आइए जिस पे मैंने कहा कि हाँ 100% बैंक निफ्टी बेचना है 30,500 पर, 30,400 पर। उसकी वजह ये 30,500 पर वीकली और मंथली दोनों मिलाकर 14 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में। ये बड़ा है, ये बड़ा, इसको पार करने में आएगा पसीना, है ना? बहुत बड़ा। तो इसलिए इसको पार नहीं कर पाएंगे, यहाँ आराम से बेचिए आप।
30-400 30-500 आए तो आराम से बेचिए, एक बार बेचिए, पैसा बनेगा। सामने छुट्टियां भी हैं, हाँ छुट्टियाँ बड़ी पोजीशंस भी उठाते कॉल समय राइट हर कोई आदमी कीजिए, कॉल सोचेगा। राइट कीजिए, कॉल राइट करके मंदी कीजिए, कॉल राइट कर सही है, कॉल राइट भी कर सकते कॉल हैं। राइट करिए, एक अच्छा option है। 30-700 का कॉल बेचिए, बहुत बढ़िया है। अभी से बेचना शुरू कर देना, 30-500 से 30-700 के हाँ कॉल नहीं, अभी से आप कह रहे हैं डाटा 14 लाख का है, 100% होगा। इम्पोर्टेंट है। हाँ, और आपके सामने छुट्टियां तो टाइम लैग भी होएगा। तो और फिर जो तो आप call कई back- बार बोलते हैं 400-500 पॉइंट का मूव, वो 300-500 के पार निकलने दो, फिर मैं बताऊंगा ये आग कहाँ लगती है। लेकिन अभी मैं मान रहा हूँ कि नहीं होगा ऐसा, मैं ज्यूम करके चलूँगा। लेकिन हमारा एजम्पशन, हमारा एनालिसिस अपनी जगह, लेकिन बाजार अपनी जगह। लेकिन 30-500 के पार निकल कर टिक गए तो आग लगेगी, फिर आग लगेगी, ये बात से। लेकिन अभी दिख नहीं रहा, अभी हम दूर हैं, 400 पॉइंट दूर है, अभी इतना जल्दबाजी, इतने आगे के लेवल अभी से सोचना ठीक नहीं है। ठीक है। इस बीच जो बैन वाले शेयर्स हैं वो 5 शेयर्स हैं, IDBI, जेट, रिलायंस पावर, वोकार्ड और दीवान हाउसिंग। ये पांचों के पांचों बैन में। अब आज के स्टॉक्स की बात करते हैं, तो आज का स्टॉक ऑफ द डे सर, आज का शेयर स्टॉक डॉक्टर की बीमारियां ठीक हो रही है। हाँ। हैदराबाद का जो प्लांट है थोड़ा मुश्किल है नाम, खाली मैं हैदराबाद का प्लांट बोल देता हूँ, जिससे क्लीन चिट मिली। हाँ, कौन सा? बाचूपल्ली। हाँ, तो फरवरी में जो जांच हुई थी वहाँ क्लीन चिट मिली है, तो ये पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। और वैसे भी अच्छी बात है कि डॉक्टर है ना, एक तो कमज़ोर नहीं हो रहा फार्मा में, दूसरा ये कि पॉजिटिव खबरों पर रिएक्शन देता है। मैंने कैश के लेवल दिए डॉक्टर में 2775 के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदारी करनी चाहिए। 2820 2845 दो टारगेट मिनिमम आपको मिल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कितना गैप से खुलता है, क्या होता है। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी करने की राय है। ठीक है। एक वैसे भी आपने भी रेंज एक बार नोटिस की होगी, ये 2400 से पहले 26 वाली रेंज में करेक्ट था। करेक्ट। अब ये 2600 बेस हो गया, 2600 इसका बेस हो गया और बिल्कुल 2800 वाले ऑर्बिट में आ चुका है। बिल्कुल। तो ये और नया ऑर्बिट के अंदर भी आ रहा है। हाँ, इसको पार करने की तैयारी बन रही है इसकी। ये सही कहा आपने। इंटरेस्टिंग है। तो 2845 आज के लिए टारगेट एक बार ध्यान रखें। आज का हीरो शेयर्स भी हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो और आज 9 का बजे हीरो होगा। आज का हीरो नहीं है, सुपर हीरो है। सुपर हीरो है। हाँ, ठीक है, महानायक, लीजेंड, अमिताभ बच्चन की तरह वाला है स्टॉक। वो स्टॉक मतलब बहुत तगड़ा वाला है, ठीक जो है, मैं आपको 9 बजे बताऊंगा। ठीक है। तो 9 बजे उसके बारे में आज के हीरो की बात होगी। ये हीरो नहीं बल्कि ये सुपर हीरो है और महानायक वाला शेयर है। तो 9 बजे इसके बारे में बात करेंगे। आमतौर पर कई बार है ना, ये आज का हीरो वाले में मामला थोड़ा ठीक नहीं है। उसमें हमारा स्ट्राइक रेशियो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो मैं बोलता हूँ ऐसा खुल तो जाता है, उसके बाद में विपरीत हो जाता है। लेकिन आज वाले स्टॉक में मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ कमाल होगा। और उसमें भी मेरा कमाल नहीं, किसी और का कमाल है, लेकिन कमाल तो होगा। तो इंतजार रहेगा। ठीक 9 बजे आपके सामने आज का हीरो हम आपके सामने रखेंगे। आज का हीरो नहीं बल्कि आज का सुपर हीरो। खैर, इस बीच पूरी टीम मेरे साथ जुड़ चुकी है जो आपको बताने वाले खबरों वाले शेयर। रजत हमको बताएंगे खबरों में आज कौन कौन से शेयर है। पूजा के पास भी ये स्टॉक्स इन न्यूज़ है और दिवांशी का ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट है। उससे पहले ना एक छोटी सी खबर अभी आप नीचे देख पा रहे थे ब्रेकिंग में, वो श्रीराम ग्रुप को लेकर थी। उनको एक कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, जो कि मद्रास इनकी एक होल्डिंग कंपनी है, श्रीराम मद्रास होल्डिंग, उसमें इन्होंने एफआईएस की सीमा को लेकर ये ईडी का नोटिस आया है। तो एक बार जरा इस खबर पे भी ध्यान रखिएगा। ये खबर बताने से पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग से जुड़ी हुई है और हमने आपके सामने रखी है खबर। क्या इसके बारे में चर्चा करेंगे, इस शेयर के बारे में। रजत, कीजिए शुरुआत आज के खबरों वाले शेयर्स की। जी बिल्कुल, आज तो विप्रो के रिजल्ट्स हम क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि विप्रो आज बायबैक की भी घोषणा कर सकता है। ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि बायबैक करेंगे, लेकिन कितना क्वांटम वो आज बोर्ड बैठक में तय हो जाएगा और साथ साथ आएंगे नतीजे। इसके अलावा कैश में मैस्टेक एक और स्टॉक जहां पर आज के सत्र में नतीजे आने हैं, तो वो भी आज क्लोजली ट्रैक हो रहा है। जो रिजल्ट्स आ गए हैं उसके सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। पहले टाटा मेटालिक्स, देखिए यहाँ पर जो मुनाफे की फिगर है वो लगभग 18% बढ़ती हुई नजर आई है। लगभग 64 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि इनका जो कामकाजी मुनाफा है वहाँ पर लगभग 8% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि जो आय है उसमें 9% का इजाफा देखने को मिला है। तो आय के फ्रंट पे सालाना आधार पर ठीक है, मुनाफे के फ्रंट पे ठीक है, लेकिन इनका कामकाजी मुनाफा और इनके मार्जिन दोनों ही साल दर साल कम होते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा बहुत फोकस था इस कंपनी पे, लेकिन हर पैरामीटर पे नतीजे हैं कमजोर। मुनाफे की फिगर 26% घटकर मात्र 1.8 करोड़। इसके अलावा आय जो उसमें 11.5% की गिरावट देखने को मिली है। कामकाजी मुनाफा इनका 28% घटा है। 2.5 करोड़ का कामकाजी मुनाफा इन्होंने दर्ज किया है, जो कि सालाना आधार पर लगभग 28% नीचे है। और मार्जिन 15.5% के जो थे वो घटकर रह गए हैं 12.5%। तो RIIL के नतीजे कमजोर हैं। इसके अलावा TRF, यहाँ पर इनका जो मुनाफा है, इनफैक्ट यहाँ पर घाटा है। अगर इनके कंटिन्यूड ऑपरेशन से देखें तो इनका जो घाटा है वो लगभग 42 करोड़ का कंपनी ने रिपोर्ट किया है। और ये तब
जब इनकी अन्य आय बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अन्य आय लगभग 8.5 करोड़ पहुंचती हुई नजर आई है। इनका जो आय है उसमें भी 21% की गिरावट देखने को मिली है। तो आय 21% घटी और घाटा यहाँ पर पोस्ट हुआ है 42 करोड़। हालांकि घाटा कम जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी 42 करोड़ का घाटा इस कंपनी ने पोस्ट किया है, टीआरएफ ने। टिन प्लेट, इसको अगर आप तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो नतीजे बहुत बेहतर नजर आएंगे। तिमाही दर तिमाही आधार पर 78% मुनाफा बढ़ा, साथ ही साथ आय जो है वो 15.5% बढ़ी। लेकिन सालाना आधार पर देखें तो मुनाफे की फिगर 3% घटकर मात्र रह गई है 27.5 करोड़। आय जो है उसमें 4.5% के आसपास का इजाफा देखने को मिला है, 727 करोड़। इनकी अन्य आय बहुत ज़्यादा बढ़ी है, 6.5 करोड़ की अन्य आय है जो लगभग 97% के आसपास बढ़ती हुई नजर आई है। तो अदर इनकम का कॉम्पोनेंट है, उसके बावजूद यहाँ पर मुनाफे की फिगर में ड्रॉप देखने को मिला है सालाना आधार पर। तो बहुत एक्साइटिंग नतीजे किसी भी कंपनी के नहीं है, इनफैक्ट टिन प्लेट के भी नहीं। लेकिन आज जो फोकस में रहने वाला है वो एक कंपनी है मेट्रोपोलिस, जो कल लिस्ट हुई थी। बड़ी खबर है, राधाकृष्ण दमानी ने शेयर्स खरीदे। इनकी जो कंपनी है ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट्स, उसके जरिए शेयर खरीद हुई है। लगभग 7 लाख शेयर खरीदे गए हैं 948 के औसत दाम पर। तो ये एक बड़ी खबर। हमने देखा कि जो पिछली बार हमने ये खबर चलाई थी कि फूड्स एंड इन में राधाकृष्ण दमानी ने शेयर खरीदे, तो उसके बाद 2 दिन में 40% की रफ्तार उस स्टॉक में देखने को मिली और अब रेडार पर आ जाएगा मेट्रोपोलिस। इसके अलावा स्मॉलर कैप फंड ने भी यहाँ पर लगभग 6.8 लाख शेयर खरीदे हैं। माइंडट्री आज इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि कंपनी के पास आज आखिरी दिन है जब ये काउंटर ओपन ऑफर के लिए बिड कर सकते हैं। ठीक है पूजा, आप भी बताएं खबरों वाले शेयर्स। जेट एयरवेज पर नजर रखिए, लगातार ये कंपनी खबरों में। और अभी अपडेट आ रहा है कि जेट एयरवेज 18 अप्रैल तक सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कंपनी रद्द कर चुकी है। और एक और भी अपडेट आ रहा है कि बैंक की ओर से जो इमरजेंसी फंड देने की बात की जा रही थी उस पर भी कुछ फैसला निकलकर नहीं आ पाया है। तो आज जेट एयरवेज इन तमाम खबरों की वजह से फोकस में रहेगा। इसके अलावा वोडाफोन और आइडिया पर भी नजर रखिए। कंपनी का राइट्स इशू चालू है जिसमें कि प्रमोटर्स ने अब उसमें जो भागीदारी है वो बढ़ाने की बात करी थी। पहले 18,250 करोड़ तक का ही पार्टिसिपेशन प्रमोटर्स की तरफ से होना था, लेकिन अब वो बढ़ाकर 20,000 करोड़ कर दिया गया है। तो आज वोडाफोन आइडिया पर नजर रखिए। नेस्ले, यहाँ इससे भी जुड़ी खबर आ रही है। 25 अप्रैल को शेयरधारकों के साथ कंपनी की बैठक होगी जिसमें कि रॉयल्टी के नियमों को लेकर कुछ फैसला निकल कर आ सकता है। यहाँ पर हर 5 साल में रॉयल्टी पेमेंट का रिव्यू करने की बात की जा रही है। और क्योंकि नेस्ले की तरफ से रॉयल्टी पेमेंट काफ़ी ज़्यादा दी जा चुकी है, 2016 से 18 के बीच करीब 66% का बढ़त यहाँ पर रॉयल्टी पेमेंट में दे चुकी है। इसको लेकर शेयरधारकों ने कंसर्न रेस किया था और इस पर 25 अप्रैल को शेयरधारकों के बीच समीक्षा की जाएगी। तो नेस्ले पर आज नजर रखिए। इसके अलावा श्रीराम ग्रुप से जुड़ी काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं। अभी कुछ देर पहले ही खबर आई थी कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट को ईडी ने कारण बताओ नोटिस भेज दिया। ये 2006 का मामला था जिसमें कि श्रीराम होल्डिंग मद्रास ने करीब वारंट जारी किए थे बिना मंजूरी के। तो आज ये खबर, इस खबर के चलते भी श्रीराम ग्रुप फोकस में रहेगा। और रियल एस्टेट श्रीराम प्रॉपर्टीज को आईपीओ की मंजूरी मिल चुकी है सेबी की तरफ से। तो इन तमाम खबरों के चलते आज श्रीराम ग्रुप के शेयरों पर नजर रखिए। कोरोमंडल इंटरनेशनल 23 अप्रैल को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि नतीजे आएंगे और इसी के साथ ही साथ डिविडेंड देने को लेकर भी कुछ घोषणा हो सकती है। और आखिर में बात करते हैं लक्ष्मी विलास बैंक की। यहाँ पर 22 अप्रैल को बैठक होगी जिसमें कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को करीब जो 5% शेयर जारी करने हैं उसके दाम को लेकर चर्चा की जाएगी। तो आज स्टॉक पर भी नजर रखिए। ठीक है, ये काफ़ी सारे स्टॉक्स हो रहे हैं जिन पे आज खबरें हैं। दिवांशी के पास रिपोर्ट्स भी हैं। दिवांशी बताएं रिपोर्ट्स क्या कह रही है। बिल्कुल, आज सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर रेड्डी से कर लेते हैं क्योंकि आप देखें यहाँ पे जो 3 महीने के अंदर जो रेजोल्यूशन यहाँ पे कंपनी को मिला है वो बेहद पॉजिटिव यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ पे जो ब्रोकिंग हाउसेस की कमेंट्री है वो काफ़ी पॉजिटिव है। सबसे पहले मैक्वारी डॉक्टर रेड्डी पर न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखा है, उन्होंने लक्ष्य भी बरकरार रखे हैं 2648 पर। और ये मान के चल रहे हैं कि अनुमान से जो समय सीमा थे उससे पहले ही यहाँ पे जो ERR मिला है कंपनी को वो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। साथ ही अमेरिकी बाजार में सबसे ज़्यादा आय जो है, कुल आय का करीब 40% का जो हिस्सा है वो इस प्लांट से आता हुआ दिख रहा है, तो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन अब जो चिंता बनी हुई है श्रीकाकुलम प्लांट को लेकर है। साथ ही सिटी की भी डॉक्टर रेड्डी पर वैसे कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन उन्होंने बिकवाली की राय को बरकरार रखा है। 2600 तक के लक्ष्य दे रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि अब अमेरिका में अपनी जो डिपेंडेंस है वो कम कर रही है और बाकी जो अपना पोर्टफोलियो है वो काफ़ी बढ़ाने पर कंपनी फोकस कर रही है। नए लॉन्चेस पर कंपनी का ज़्यादा फोकस है, तो इस पर फोकस करना चाहिए। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर मैक्वारी की रिपोर्ट है जहाँ पे न्यूट्रल रेटिंग है और 1290 तक के लक्ष्य वो दे रहे हैं। ये मान रहे हैं कि चौथे तिमाही में जो पेटकेम कारोबार और रिफाइनिंग कारोबार है वहाँ पे तिमाही दर तिमाही नतीजे थोड़े से
नरम आने की उम्मीद है, लेकिन रिटेल और जियो का कारोबार काफ़ी सहारा दे सकता है। नतीजों के बाद ईपीएस का अनुमान बढ़ सकता है। आईटीसी पर मैक्वारी की रिपोर्ट है 376 तक के लक्ष्य हैं और खरीदारी की राय है, और मान रहे हैं कि सिगरेट के कारोबार का जो कामकाज मुनाफा है वो यहाँ पे बढ़ सकता है। इसी को लेके 376 तक के लक्ष्य वो देख रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स की आज फाइनेंशियल्स पर रिपोर्ट है। सबसे पहले आईसीआईसीआई, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 100 रुपए तक के लक्ष्य बढ़ा दिए हैं। 492 ये उनका नया लक्ष्य है, 451 से बढ़ाकर, और मान रहे हैं कि यहाँ पे कॉर्पोरेट कारोबार में काफ़ी टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है, और डिपॉजिट फ्रेंचाइजी काफ़ी बड़ी है कंपनी की, और जो लागत है वो थोड़ी सी कम हो सकती है। और आखिर में आईडीएफसी फर्स्ट, पीएनबी और एलआईसी हाउसिंग, ये तीनों पे उन्होंने अपनी रेटिंग घटा दी है, क्योंकि इनको यहाँ पे वैल्यूएशंस महंगे लग रहे हैं, लेकिन एलआईसी हाउसिंग और पीएनबी दोनों के लक्ष्य थोड़े से बढ़ाए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान होगा कल आशु एलआईसी हाउसिंग के बारे में सेल बता के गए थे, और कल हम यही चर्चा कर रहे थे कि आप बोलिए और उसका रिपोर्ट आ जाएगी 24 घंटे के अंदर। बिल्कुल, और 530 का भाव है, 437 का लक्ष्य है। ये है स्टॉक जो आज एक्शन में रहेगा। इस पर भी थोड़ी देर में राय लेंगे, लेकिन पहले स्वागत करते हैं हमारे मेहमानों का। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं अविनाश गोरक्षकर साहब, और साथ ही दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ राकेश बंसल जी जुड़ चुके हैं, कुणाल सरावगी जी जुड़ चुके हैं, और पुणे से किरण जाधव साहब आज हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉप पिक के साथ। और बंसल जी, शुभ काम की शुरुआत आज आपके साथ। बताइए आपकी बेहतरीन पिक आज की बिगुल के बाद। देखिए, गुड मॉर्निंग अनिल जी। बिगुल 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 के बाद। बंसल जी, आप बगैर बिगुल कोई काम नहीं करते, मुझे अचानक से याद आ गया। ये स्पेशल सुबह के लिए एकदम शांत वाला बिगुल है, मतलब जहाँ सुबह शोर शराबा, सुकून वाला सूदिंग है एकदम। मॉर्निंग बिगुल, मॉर्निंग बिगुल। हाँ, बताइए बंसल जी। देखिए, पहले तो अनिल जी आपको गुड मॉर्निंग, डिम्पी जी को गुड मॉर्निंग, और नवरात्रों के बाद पहले मंगलवार की डिम्पी जी को शुभकामनाएं सर आपको। और मेरा जो अनिल जी पिक ऑफ द डे है CESC अनिल जी। ये स्टॉक देखें तो काफी सबके रडार पर है, और ये स्टॉक रेंज बाउंड रहा है जब से इसके अंदर डीमर्जर हुआ था, और रेंज डीमर्जर के बाद पहली बार स्टॉक एक कंफर्टेबली एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट दिखा रहा है 740 742 के ऊपर। यहां पर इस पे खरीदारी की राय है 725 725 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, 787 787 के लक्ष्य के लिए CESC को खरीदने की राय है। CESC आप जो टारगेट दे रहे हैं वो दे रहे हैं 787 रुपए का, 725 का रख लीजिएगा एक स्टॉप लॉस। तो आज बंसल जी का सबसे ज्यादा कन्विक्शन इसी शेयर को लेकर है। ठीक है कुणाल जी, गुड मॉर्निंग आपकी तरफ से। सर आज का आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, आज जो काउंटर मैंने चुना है इसकी चर्चा हम कल जब बाजार बंद हो रहा था उस समय कर रहे थे। ये स्टॉक है बजाज ऑटो, जिसमें मुझे एक ब्रेकआउट अंत में आता हुआ दिख रहा था, और आज मुझे लगता है कि आज भी इसमें तेजी बनी रहेगी। हमने टाटा मोटर्स में बड़ी तेजी देख ली है, और मुझे लगता है कि अब बारी बजाज ऑटो की है। 3000 के ऊपर कल बंदी आई, मुझे लगता है कि ये बहुत ही हार्टनिंग चीज है। मौजूदा स्तरों पर बाय करें। 3090 का आज का टारगेट होगा, और 2975 पर स्टॉप लॉस रखना है बजाज ऑटो खरीदने के लिए। ठीक है, बजाज ऑटो आप खरीदारी कर सकते हैं। वैसे भी ये इंटरेस्टिंग है, 3000 के ऊपर की क्लोजिंग इसको मिलती नहीं थी। जब इसके सेल्स के नंबर का पहले अनुमान भी लग रहा था, एक्सपोर्ट्स के भी आंकड़े आए, इनकी गाड़ी थी उसको लेकर भी अप्रूवल आ चुकी थी, तब भी इसने 3000 के लेवल को पार नहीं किया था, लेकिन अब ये 3000 के ऊपर टिक रहा है, अच्छा मूव दे सकता है। और कल मानसून वाली जो खबर आई है वो भी इंटरेस्टिंग है, वो भी ग्रामीण भारत में दम पहुँच जाएगी। ठीक है, कुणाल जी का पहला ट्रेड हो गया बजाज ऑटो। अविनाश सर, गुड मॉर्निंग सर, आपकी तरफ से आज का ट्रेड। गुड मॉर्निंग डिप्पी। हमको एक कैश काउंटर काफ़ी पसंद है आईटी स्पेस में, उसका नाम है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ये कंपनी एक आम आईटी कंपनी नहीं है, ये बेसिकली इंजीनियरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट के स्पेस में बहुत ही दिग्गज प्लेयर है। इनफैक्ट लास्ट ईयर करीबन 3,500 करोड़ पे इन्होंने 500 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था, और पहले 9 महीने में जिस प्रकार का टॉप लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड है, हमको लग रहा है कि नॉट ओनली चौथा क्वार्टर बट आने वाला साल भी काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। तो यहाँ पे एक निवेश का एक मौका है। हमको लग रहा है कि कम से कम 6 to 8 मंथ्स में करीबन 1900 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, और अगर थोड़ा और इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं तो ये 2100 तक भी जा सकता है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा आईटी प्लेयर है जो बहुत ही यूनिक है, और यहाँ पे हमको लग रहा है कि जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो बहुत ही दमदार रहेगी। ठीक है, इस बार इसके नतीजे कैसे रह सकते हैं? इनफैक्ट नतीजे काफ़ी अच्छे होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर डिम्पी करीबन मेरे ख्याल से 50 रुपये का ईपीएस किया था, इस साल करीबन 69-70 का ईपीएस आएगा पूरे साल का। और कंपनी की इक्विटी बहुत छोटी है, 20 करोड़ रुपये। हमको लग रहा है इस साल करीबन 700 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। 700 करोड़ तक का प्रॉफिट आ सकता है।
ठीक है, एल&टी टेक, इस पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 1900 का टारगेट है। हालांकि आप किसी भी गिरावट में आप चाहें तो इसमें वापस से निवेश करें, इसलिए कोई स्टॉप लॉस नहीं है इन्वेस्टमेंट कॉल। और इस बार के नंबर बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। 700 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इस बार बुक्स में कंपनी आपको दिखाती हुई दिखेगी, एल&टी टेक। अब सीधा चलते हैं मुंबई से पुणे और किरण जी का करते हैं स्वागत। किरण जी, गुड मॉर्निंग सर, आज आपके पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग आपको और अनिल जी को और सभी पैनलिस्ट को। मेरा आज का पिक ऑफ द डे रहेगा डीवीज लैब, जो कि बाय करने की सलाह है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कल इसने आखिरी आधे घंटे में तोड़ दिया है, तो एक अच्छे मूव की अपेक्षा है। 1736 का लेवल था, उसके ऊपर मैंने पिछली बार भी कहा था इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो एकदम से एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। मेरा अभी स्टॉप लॉस 1733, 1730 ये लेवल स्टॉप लॉस के रहेंगे, और टारगेट्स के लिए 1770 पहले टारगेट्स और उसके बाद 1795 सेकंड टारगेट्स। तो ये है आपके लिए डीवीज लैब पर खरीदारी करने की राय। तो बेहतरीन स्टॉक्स आपको मिले हैं आज पिक ऑफ द डे के तौर पर। आइए अब फोकस करते हैं रिजल्ट्स पर जो आज आए हैं। सबसे पहले टिन प्लेट मिले जुले से नतीजे दिख रहे हैं, और कुणाल जी जरा इस पर आप अपनी राय दीजिए। जहां साल दर साल देखें तो मुनाफा 3% घटा, लेकिन तिमाही दर तिमाही 78% बढ़कर भी आया है मुनाफा। तो मिले जुले से नतीजे हैं। चार्ट्स पर कोई बड़ा एक्शन की उम्मीद है या फिर एक रेंज बताएं आप? नहीं, देखिए कल अगर आप इसका चार्ट देखें तो इसमें 165 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट आया था, लेकिन फिर वो सस्टेन नहीं किया, और मुझे लगता है कि इन्हीं टेपिड नतीजों की अपेक्षा में थोड़ा नीचे आकर के बंद रहा होगा। तो 165 रुपए अगर आज ये पार कर लेता है और उसके ऊपर टिक जाता है 15-20 मिनट, तो मुझे लगता है बाय करना चाहिए। 175 तक का मूव बनेगा। 165 के ऊपर ही खरीदारी की राय है, और नीचे की ओर मुझे लगता है कि जो बड़ा सपोर्ट है वो 157 के एरिया में है। तो 157 टूटा तो स्टॉक कमजोर हो जाएगा। तो 157, 165 ये दो लेवल्स हैं जिनको वॉच करना है। 165 के ऊपर खरीदारी की कोशिश करनी चाहिए। ओके, 157, 165 इस रेंज में कुछ न करें, इस रेंज के बाहर निकलने से देखते हैं किस तरफ निकलता है, ये इंटरेस्टिंग होगा। ठीक बात है। आइडिया जरा अविनाश जी इस पर आ दीजिए। लगातार सुर्खियों में है और अब 18,250 करोड़ पहले प्रमोटर डालने वाले थे, अब कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ डालेंगे। जाहिर सी बात है कि शायद बहुत लोग ना डाले पैसा, लेकिन फिर भी स्टॉक 12.5 रुपए की जो राइट्स इशू की प्राइस है, तो मेरे ख्याल से 24 अप्रैल लास्ट डेट है इसकी राइट्स इशू की। 24 अप्रैल लास्ट डेट है इसकी। उससे पहले 17 पर आ गया, तो अब 17 के सामने 12.5 लोगों का इंटरेस्ट तो बन जाएगा। क्या कहते हैं आप, क्या करना चाहिए? दो चीज़ें, पहले आइडिया 17 में खरीदना है क्या, दूसरा जिन लोगों के पास राइट्स इशू हैं उन्हें 12.5 में लगाना है या नहीं? नहीं, मुझे लग रहा है कि जिनका टाइम होराइजन लंबा है उनको राइट्स इशू ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। हालांकि कंपनी के नतीजे इस क्वार्टर में कोई अच्छे आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है कि जो प्रेशर आरपू पे हमने काफ़ी समय से देखा था वो अभी ईज़ हो रहा है, और हो सकता है कि इस फोर्थ क्वार्टर में टॉप लाइन ग्रोथ जो कंपनी दिखाएगी वो डेफिनेटली अच्छी रहेगी। आने वाला साल भी अगर हम प्योर आरपू के बेसिस पे देखें तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत कंफर्ट टॉप लाइन पर ज़रूर आएगा। ओवरऑल मार्जिन प्रेशर 1-2 क्वार्टर के लिए ज़रूर रहेगा अनिल जी, लेकिन अगर नज़रिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो ये राइट्स इशू में पैसा लगाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अराउंड 14-15 के नीचे स्टॉक जाना नहीं चाहिए। मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स प्राइस में डिस्काउंटेड है। ठीक है, 14-15 के नीचे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, डिस्काउंटेड हो चुके हैं ज़्यादातर नेगेटिव खबरें। और पिछले 1.5-2 साल के बाद की तस्वीर अब कुछ ऐसी बन रही है कि ज़्यादातर टेलीकॉम कंपनीज शायद अपने अबीटा को और अपने प्रॉफिट्स को किसी तरह से वापस बचाना शुरू कर दे। खैर उन्होंने तो लॉस बनाया था, लेकिन फिर भी और टेलीकॉम कंपनीज के लिए लागू हो सकता है। दीपक फर्टिलाइजर दहेज में इन्होंने अपना उत्पादन शुरू कर दिया एक प्लांट का, जिसपे इनकी कॉस्टिंग आई थी 550 करोड़ रुपया खर्च किया था, वहाँ से प्रोडक्शन शुरू हो गया। स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो किरण जी जरा दीपक फर्टिलाइजर देखिए और बताइए इसमें आज क्या करना है। दीपक फर्टिलाइजर चार्ट पे स्टेडी स्टॉक दिख रहा है। एक अच्छे मूव के बाद पिछले 1.5 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है, और होल्ड करना चाहिए। बाय भी कर सकते हैं। जो कुछ नए पोजीशंस और एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए 126 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स के लिए मेरा मानना है कि पोजिशनल व्यू रखना चाहिए। फर्स्ट टारगेट्स 154 के, सेकंड टारगेट्स 162 के, और इसके लिए टाइम लग सकता है। अभी कितना टाइम लग सकता है ये बोल नहीं सकते। ठीक है, अब अगर आप इस के टाइम के बारे में तो बोल सकते हैं, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस तो है। लेकिन जहाँ पे हर रोज़ बातचीत हो रही है, हर रोज़ बैठक हो रही है, वहाँ से कोई बात निकल के नहीं आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ जेट एयरवेज की। लगातार बैठकों का दौर जारी है, और बाकायदा खुद चेयरपर्सन SBI के 3-3 घंटे बैठकों में बैठ रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही है। सर ये जेट की बात बन क्यों नहीं रही है? सब बनाना चाहते हैं, सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन फिर ये बात क्यों नहीं बन रही है? कहाँ पे पेच फंसा कहाँ हुआ है?
वाकई में बड़ा मुश्किल सवाल है ये कि काश मैं किसी बोर्ड बैठक में या लेंडर के साथ वाली किसी बैठक में होता तो मैं इसका जवाब सही से दे पाता, लेकिन जो मुझे समझ में आता है वो मैं बता सकता हूँ। और मुझे ये समझ में आता है कि जेट क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है और वो कहते हैं कि एक लंबी गहरी अंधेरी सुरंग खत्म होने की तैयारी में है और आगे आपको जल्दी रोशनी नजर आएगी। तो क्लाइमैक्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई दिखे और वो होने की तैयारी दिख रही है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स लगभग बंद है, भले ही वो हर रोज़ एक दो दिन बढ़ाते कि हम 16 तक नहीं उड़ाएंगे, 18 तक नहीं उड़ाएंगे, या बुड़ने वाली नहीं है। पॉइंट नंबर 1, कुछ तो ऐसा पैच फंसा हुआ है कि बैंक्स जो 500 से 1500 करोड़ रुपए तुरंत देने को तैयार थे नहीं दे रहे हैं, जबकि अब एक तरह से कंपनी बैंक्स की हो गई है, न कि नरेश गोयल की रही। खुद तो बैक हो गए। हाँ, खुद अपनी कंपनी में बैंक्स पैसा नहीं डाल रहे, एक तरह से आप ये सोचिए। तो फिर कुछ तो बात होगी। बात क्या हो सकती है? बात ये हो सकती है कि जिस तरह से कंपनी बेचकर बैंक अपना पैसा निकालना चाहते हैं, शायद उस तरह का रेस्पॉन्स ना आ रहा हो, उस प्राइस पर ना आ रहा हो, या फिर इफ और बट के साथ आ रहा हो। राइट, कि 260-70 पे जेट ट्रेड करता है, किसी को 150 में भी लेना है कि नहीं लेना है, वो भी हो सकता है। लेने वाला सोच समझ कर लेगा, लेने वाला ये कहेगा कि हमें आप सिर्फ जेट दीजिए, उसके पैसे देते हैं, लाइबिलिटीज़ हम नहीं लेंगे, देनदारियाँ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए, पैसा तो आप ही को आना है, बेचने वाले भी आप हैं। तो इसमें 50 चीज़ें हो सकती। इस तरह की डील्स आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल होती है। और मैंने अपने पहले करियर में मर्चेंट बैंकिंग बहुत करीबी से देखी की है। तो ये जो डील मेकिंग होती है बहुत मुश्किल काम होता है, स्पेशली जेट जैसा वो कॉम्प्लिकेटेड एक कॉर्पोरेट हो, जहाँ नरेश गोयल साहब भी आसानी से अपनी हिस्सेदारी छोड़ना नहीं चाहते, कंपनी पे कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते, तो बड़ी मुश्किल से ही हुआ। प्लस जब तक कोई, अब आप एक सिंपल चीज़ कहें कि आपको अपना घर बेचना हो और आप कहें कि मैं 3 दिन के लिए आपको बोली खोल रहा हूँ, जिसको आना है बोली लगाइए, तो कोई भी आदमी आएगा, वो आपके घर को खरीदना चाहता है, पहले घर को अच्छे से समझेगा, देखेगा, किसी इंजीनियर को लाकर स्ट्रक्चरल इंजीनियर से टेस्ट करवाएगा भी पुराना कितना मजबूत है, जब आपने बनाई थी सीमेंट किस क्वालिटी की लगाई थी, है ना, प्लस उसके कागजात देखेगा। ऐसे 3 दिन में थोड़ी बोली लग जाती है, तो जेट के लिए कैसे लग जाएगी? तो जब तक आप ये असर्टेन नहीं करेंगे कि कितनी लाइबिलिटीज़ है, कितना कुछ देना निकल सकता है, इसलिए ये रेस्पॉन्स ठंडा आ रहा है, ये शायद लेंडर्स को परेशान कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली बढ़िया है। मैं ये कहूँगा कि जितनी तकलीफ होगी ना, उतना जल्दी सॉल्यूशन पे पहुंचेगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब तकलीफें बढ़ेंगे, कंट्रोल के बाहर सिचुएशन होती हुई दिखेगी, हम एक्शन ले लेंगे, ये बात पक्की है। ठीक है। वैसे एक खबर इसमें ये भी आ रही है कि आज जो क्वालिफाइड बिडर हैं, जिनको बोली लगानी है और जो नियम के हिसाब से ठीक है, उनकी आज बोली लॉक हो जाएगी और फिर मई के महीने में शायद एक बार इसका अनाउंसमेंट हो जाएगी कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो आप जो कह रहे हैं कि ना बिल्कुल सुरंग के बाद रोशनी आने वाली है, लेकिन जो क्लाइमैक्स की बात बोल रहे हैं ना सर, मैं मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्लाइमैक्स के बाद ये विलन बनेगा या हीरो? देखिए, ये नहीं पता कि देखो, एक चीज़ मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ डिम्पी, वो ये कि 260 रुपये में डील नहीं हो सकती, जेट कोई नहीं लेगा, ये बात बहुत पक्की है। जो भी लेगा 150 में होगी, 150 या इससे नीचे भी हो तो बड़ी बात नहीं, लेकिन ये बात पक्की है कि अगर 150 में डील होती भी है, फिर वही जो 4 दिन पहले मैंने आपको कहा था, आज भी वही बात दोहराऊंगा, ले कौन रहा है? क्या कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म ले रही है या कोई इतिहाद या टाटा ले रहा है? अगर जेट को जो आदमी अच्छे से चला सकता है वो एयरलाइंस ले रही है, तो मैं 260 में भी कंफर्टेबल हूँ। और सिर्फ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर की मुझे 150 रुपये में वैल्यू दिखती है, इसलिए मैंने पैसा डाल दिया, कैसे चलेगी बाद में देखेंगे, तो मुझे मज़ा नहीं लगता। मुझे जेट का पायलट सही चाहिए, जो इसको सही से उड़ा सके। तो वो पायलट इतिहाद हो सकता है, कोई कतर है हो सकता है, कोई डेल्टा हो सकता है, कोई टाटा हो सकता है, जिनको एयरलाइंस चलाने का अनुभव हो, वो आए, पैसा भी डाले, मज़ा आ जाएगा। ठीक है। अविनाश जी, इस पे का आपका टेक? नहीं, मुझे भी लग रहा है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग एयरलाइन प्लेयर कंपनी को खरीदने की बात करती है तो डेफिनेटली मार्केट्स को पसंद आएगा, स्टॉक में एक अच्छी री-रेटिंग आएगी। और मुझे लग रहा है कि हम कहीं आसपास है। मुझे लग रहा है कि जैसे अनिल जी ने कहा, क्लाइमैक्स अभी हो रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आए, तो जिनके पास है डिम्पी, उनको होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि एज सून एज डील अनाउंसमेंट होती है, जो भी निवेशक आएगा, मेरे ख्याल से उसके बाद ही आपको एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेगा। ठीक है। तो जब इतनी तकलीफ आपने देखी ली जेट के निवेशकों ने, तो थोड़ा फिर 1 महीना और ही देख लीजिए, क्योंकि अगर आज बिड लॉक हो रहे हैं, 10 तारीख तक बता रहे हैं कि फैसला भी आ जाएगा, तो फिर ज़्यादा दूर तो है नहीं। ध्यान रखिएगा जेट के अंदर अगर आप कोई भी निवेश कर, बस एक चीज़ जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा वॉल्यूम कम करके रखिएगा, बस ताकि एडजस्ट हो पाए। खैर, आगे बढ़ रहे हैं। वॉल्यूम मतलब
माल शेयर मैंने कहा कौन सा वॉल्यूम कम करना नहीं शेयर वॉल्यूम आप टिपिकली जो ट्रेडिंग करते हैं उनको तो वॉल्यूम का मतलब पता ही है। खैर आगे बढ़े, लेकिन इस वॉल्यूम से बात आई, इसी सब चर्चा के बीच में एक और चर्चा भी आज है और आपको पता ही है, आप मंगलवार और बुधवार 2 दिन ऐसे हो गए हैं जिसमें पढ़ाई की क्लास हो गई है ना। तो बुधवार तो आप रिसर्च गुरुकुल को एंजॉय कर ही रहे हैं, अब मंगलवार को भी ठीक 10:30 बजे आपको इक्विटी की बात सुनेगी, ये हर मंगलवार होगी। और इसके बारे में सर जो पहले कार्यक्रम में चर्चा हुई है वो क्या थी? कमाई पर डबल कमाई, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। और आइंस्टाइन जो सबसे ज़्यादा दिमाग वाले इंसान माने जाते हैं दुनिया में अब तक, उन्होंने कहा कि दुनिया में 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग, यानी कि पैसे पर पैसे बनाना, कमाई पर डबल कमाई करना। और इस फॉर्मूले को समझाया रामदेव अग्रवाल साहब ने मेरे साथ इस खास शो में, जरा सुनिए आप पहले। ठीक है। इक्विटी की बात मेरे दिमाग में आया तो मुझे एक ही हीरो नजर आया था कि रामदेव अग्रवाल साहब, कंपाउंडिंग की अहमियत क्या है? फुल चक्रीय चक्रवर्ती ब्याज जो है आपको, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज एवरीथिंग, इज द फाउंडेशन ऑफ स्टॉक मार्केट। मेरे पास कोई आसान रास्ता है कि मेरे पैसे से पैसे बनते रहे? लेजिएस्ट इन द इजीएस्ट वे। बिना मेहनत के भी पैसा बनता है कंपाउंडिंग की वजह से। हर 10 साल में 10 गुना होता है, तो 50 साल में मतलब 1 लाख गुना हो जाएगा आपका पैसा। कंपाउंडिंग रूल ऑफ 72 और कंपाउंडिंग खोपड़ी में घुस जाए, मतलब एक तो ये समझने वाली बात, दूसरा ये कि हैव यू इंटरनलाइज्ड इट, इट शुड बी अ वे ऑफ लाइफ। तो ये शो मत मिस कीजिएगा। अगर आप वाकई में एक अच्छा निवेशक बनना चाहते हैं तो फिर आपके लिए शो ज़रूरी है कि आप इक्विटी की बात भी देखें और साथ ही आप रिसर्च गुरुकुल भी देखें। दोनों आपको देखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें, और मैं बताता हूँ कि आपको लगता है आधा घंटे का शो, लेकिन इसको बनाने में पीछे जितनी मेहनत लगती है, जितना काम लगता है, वो मतलब ये 2.5 घंटे का शो करना बहुत आसान काम है डिम्पी, मैं बता दूँ। लेकिन ये आधा घंटे का शो बनाने में 3-3, 4-4 दिन की बड़ी मेहनत लगती है, तब जाके एक अच्छा शो बन पाता है। कई सालों का एक्सपीरियंस, हाँ, कई उतार चढ़ाव। हाँ, वो तो है ही। जो रामदेव सर का है, जो वरिंदर जी का है, वो अपना अनुभव पूरा लेकर आते हैं और वो बताते हैं, तो उनका अनुभव तो है ही है अपनी जगह, लेकिन जिस तरह की रिसर्च, फ्लो, कंटेंट, सारी चीज़ें करनी होती है, वो आसान काम नहीं है। ठीक है। वैसे एक कार्यक्रम के बारे में और भी आपको बताना था, जो आपका, मैं थोड़ा लिबर्टी लेके कह सकता हूँ, आपका सेकंड लव है, वो है क्रिकेट। तो उसको लेकर वर्ल्ड कप की टीम की कल अनाउंसमेंट हो चुकी है और उसकी ये सेकंड कैसे हुआ? मतलब लव नहीं, फर्स्ट लव तो मार्केट है। एक्चुअली क्रिकेट फर्स्ट है। मार्केट में तो मैं बहुत 93 के बाद आया हूँ, 94 से। तो फर्स्ट लव तो पहले से खेल रहा हूँ। तो फर्स्ट लव आपका। हालांकि मेरे को ऐसा लगा कि जैसे बंसल जी पैटर्न से मैरी करते हैं, तो मेरे को लगा कि ये आपका भी दोनों से बराबर प्यार है क्रिकेट, मतलब। लेकिन हाँ, क्रिकेट तो स्कूल कॉलेज के ज़माने से खेल रहा था, तो जाहिर सी बात है कि तो जरा इस कार्यक्रम के बारे में आप ही बता दीजिए। हाँ, आज मैं बोलूँगा ना तो मैं बड़ा संकोच से मैं बोल ही नहीं पाऊँगा। नहीं, आज जो हमने एक खास आयोजन किया है वो ये कि वर्ल्ड कप की टीम का ऐलान हो चुका है कल, और हमारे 15 खिलाड़ी जो इंग्लैंड जाकर खेलेंगे उनके नाम आ चुके। तो हमने आज एक खास आयोजन किया सुबह 10 बजे से। हर घंटे आपको कुछ बेहतरीन शेयर देंगे। और शेयर कैसे होंगे? जो आपके वर्ल्ड कप के प्लेयर हैं, मसलन धोनी से मिलता जुलता कौन सा शेयर है, विराट कोहली से मिलता जुलता कौन सा शेयर है जो शिखर धवन की तरह होगा। ये टीम आपके सामने पूरी की पूरी, हालांकि मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, याद है, लेकिन फिर भी इनसे मिलते जुलते, मसलन हार्दिक पांड्या, विजय शेखर, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, अभी नए खिलाड़ी हैं, उनके विजय शंकर, उनकी तरह से उनके जैसे जो प्लेयर हैं, उनके जैसे कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन वर्ल्ड कप की टीम का और स्टॉक्स का आज आपको मिलेगा। ठीक है, हर एक घंटे 10 हर एक बजे से घंटे शुरू करेंगे। 10 बजे से आप लगातार इसका कवरेज देखेंगे। तो मुनाफे का वर्ल्ड कप, हम कोई भी चीज़ हो ना, उसके अंदर जहाँ हमें मुनाफा छुपा होता है, हमारी कोशिश होती है सब कुछ आपके सामने लेके आए, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो मानसून हो, कुछ भी हो, सारा मुनाफा आप तक पहुंचाने की जो जिम्मेवारी है उसको पूरी तरह से हम कर रहे हैं। खैर, इस बीच काफ़ी सारे ट्रेड और भी हैं। एक जरा प्रेस्टीज एस्टेट पे पता कर लेते हैं। उन्होंने 51% हिस्सेदारी एक और रियल एस्टेट कंपनी में खरीदी है 364 करोड़ रुपए के अंदर। किरण जी, जरा चार्ट देखिए तो प्रेस्टीज एस्टेट। प्रेस्टीज स्टेट जिस तरीके से कई दिनों से इसमें एक मूव देखने को मिल रही है और अंडर करंट देखने को मिल रहा है, मेरा मानना है कि ये एक अच्छा कैंडिडेट है जो कि आपको करीबन 330-350 तक ले जा सकता है। पर इसके लिए आपको महीने 1.5 महीने लगेंगे। अभी के लिए मेरा मानना है कि 267-65 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशन बनाने चाहिए। ठीक है,
इस बीच सुवन लाइफ साइंसेज, बंसल जी जरा एक ये ट्रेड देखिएगा, सुवन लाइफ साइंसेज। इसमें खबर ये है कि ये अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा रहे हैं। एक यूएस की कंपनी जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है, पहले वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट था, उसको ये बढ़ाकर 25 मिलियन से 50 मिलियन डॉलर करना चाह रहे हैं, यानी कि 2 करोड़ से करीब 5 करोड़ कर देंगे डॉलर टर्म्स में। ये तो ये कितना ठीक लग रहा है आपको सुवन लाइफ साइंसेज? देखिए डिम्पी, स्टॉक एक बड़ी रैली के बाद स्टॉक साइडवेज जोन में चला गया था और अब एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, तो जिन्होंने डिम्पी ले रखा है वो क्लियरली होल्ड करें। नई खरीदारी के लिए रुकना चाहिए। 274 275 एक इमीडिएट स्ट्रॉन्ग हर्डल है, ये टूटेगी। डिम्पी बेहतर होगा अगर 275 के ऊपर डिसाइसिवली जब निकले और सस्टेन करे तब खरीदना चाहिए। 275 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद यहाँ पहला टारगेट 300 रुपये का बनता है, तो जिन्होंने लिया हुआ है डिम्पी वो होल्ड करें 266 के स्टॉप लॉस के साथ और नई खरीदारी 275 के ऊपर करें। ठीक है कुणाल जी, कल आप सिप्ला के बारे में कह रहे थे ना, सिप्ला में एक और कंपनी के साथ करार भी किया अपने रेस्पिरेटरी बिजनेस के लिए। इन्होंने एक करार किया है पुल मैट्रिक्स के साथ, और तो ये करीब 2 करोड़ डॉलर के आसपास का करार है। कल डे हाई पे बंद है, कल आपका एक ट्रेड भी था, आज खबर भी है पॉजिटिव, तो आज सुबह सुबह इसको और खरीद लें क्या? देखिए बिल्कुल डिम्पी, हमने कल खरीदारी की राय दी सिप्ला पर, उसके बाद तेजी भी देखी गई और मुझे लगता है कि आज भी इसमें तेजी बनी रहेगी। कल 568 के आसपास बंदी हुई है, बड़ा रेजिस्टेंस 590 पर है, तो मुझे लगता है कि अभी भी अच्छी खासी जगह है। 590 तक मुझे लगता है काउंटर जाता हुआ दिखेगा, तो अगर मान लीजिए आज मामूली तेजी के साथ खुलता है तो खरीदा जाना चाहिए 590 के टारगेट से, और स्टॉप लॉस को रिवाइज करें 560 पर अब स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, 590 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर कर सकते, 590 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी। मैस्टेक, इसके भी आज नतीजे आने वाले हैं। किरण जी जरा इसके चार्ट देखिए, नतीजों के पहले खरीदारी का कोई ट्रेड नजर आता है, क्योंकि कल मजबूती के साथ बंद हुआ है 3% ऊपर। खरीदना या नतीजों के बाद ही व्यू बनाए फिर? अनिल जी, मैस्टेक को हमने बाय कॉल दिया था करीबन 410 के करीब, और उधर से ये 480 के लेवल्स टेस्ट करके छोटा सा करेक्शन दिया है और वापस एक बार यू टर्न लेता नजर आ रहा है। मेरा मानना है कि बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए, फ्रेश बाय भी होगा। 436 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 485, वो पहले टेस्ट करेगा। इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी तो अनिल जी एक ब्रेकआउट मिलेगा जिसका टारगेट 610 रहेगा, तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस मैस्टेक में रखनी चाहिए और एग्रेसिव बाय 485 के ऊपर। ठीक है, इस बीच अभी अभी थोड़ी देर पहले आप ब्रेकिंग भी देख पा रहे थे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को लेकर, जो कि ईडी का एक नोटिस इनको मिला है, फेमा का उल्लंघन है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का मामला है, और इन्होंने कुछ वारंट वगैरह जारी किया। अपनी होल्डिंग कंपनी है श्रीराम होल्डिंग मद्रास में। तो एक बार जरा श्रीराम ट्रांसपोर्ट के चार्ट देखिए, किरण जी आप ही देखिएगा, ये कितना वीक है, खबर तो नेगेटिव है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट मेरा मानना है कि एक कंसोलिडेशन में चल रहा है, और रेंज है 1190 या 1185 और ऊपर में 1260, तो इस रेंज के ऊपर या नीचे ही पोजीशन बनानी चाहिए, इसके बीचों बीच तो अवॉइड लिस्ट में रहेगा। ठीक है, इस बीच एक और शेयर भी मैं आपसे पता करना चाहता था। कुणाल जी जरा आप देखिए, कल आशु भी कह रहे थे LIC हाउसिंग कमजोर होगा, बाकायदा डे लो पे बंद हुआ है। आज गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट भी आई है। आज अगर हमको एक कॉन्ट्रा प्ले भी रखना हो तेजी के साथ में, तो क्या LIC हाउसिंग को रख सकते हैं? इतना कन्विक्शन है क्या? देखिए मैंने भी कल राय दी थी डिम्पी इसमें बिकवाली की, और उसकी वजह मैंने बताई थी कि एक डबल टॉप पैटर्न इस चार्ट पर बना हुआ है, जिसका ब्रेकडाउन 4 सत्र पहले आया और उसके बाद कल इसमें दोबारा गिरावट आते हुए देखने को मिली। मुझे लगता है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस में करेक्शन जारी रहेगा। मान लीजिए कोई उछाल आज आपको मिलता है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए शॉर्ट करने के लिए। यहाँ पर 544 के आसपास बड़ा सपोर्ट है, तो 544 जो है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। नीचे की ओर मुझे लगता है कि 510 तक फिसलता हुआ दिखेगा, तो मेरी राय में इन स्तरों पर भी एक मामूली उछाल में शॉर्ट करने की राय। ओके, तो ये है आपके लिए LIC हाउसिंग, उछाल में करें बिक वाली।